आप सभी स्टूडेंट लर्नर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 यूनिट सेकेंड, जहां पहले यूनिट में हम लोग देखे थे कि लैक्टिक अम्ल और कैसे पायरुविक एसिड का विखंडन होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और सिस्टमेटिक आप पढ़े। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप सबसे बेटर देन द बेस्ट बनेंगे और अच्छा आपका फ्यूचर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है, हम लोग देख रहे थे रिस्पायरेशन, श्वसन, चैप्टर 2 क्लास 10 बायोलॉजी। जी हाँ, तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग कि पहला हम लोग देखे थे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब विखंडन क्रिया होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हम आज देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में क्या होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, ये हम पिछले वीडियो में देखे थे, यूनिट 1 में देखे थे। आज हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में, रिस्पायरेशन का यूनिट 2। इसमें आज हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ना, तो श्वसन की जो क्रिया होती है, तो यहाँ पर था O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है, जो डायरेक्ट श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, डायरेक्ट वायु के संपर्क से हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, राइट, और सीधे हम लोग CO2 का निष्कासन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वायु के संपर्क में है, हवा के संपर्क में है, वायुमंडल से सांस ग्रहण करते हैं और CO2 का निष्कासन करते हैं। लेकिन जो जीव एक्वेटिक है, पानी में रहता है, या फिर जटिल, जिसमें श्वसन की क्रिया उनके स्किन के द्वारा होता है, या फिर जिसमें श्वसन की क्रिया जल में होती है, तो वहां पर जो क्रियाएं होती है वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं होता है। तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जाते हैं। उसको बोलते हैं जटिल श्वसन क्रिया। आज देखिए फिर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या होगा, तो O2 की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं H2O का निर्माण होता है। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो श्वसन क्रिया होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा और इसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, राइट। आगे देखिए, यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होता है। सीधी सी बात है, सीधा सांस लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो यह O2 की उपस्थिति में होता है। अतः इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वायवीय श्वसन, एक्वेटिक। सीधा यह हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, जो वायु के संपर्क में हो गया, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, राइट। अब आगे देखिए दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में। तीसरा है यह, पहला हम लोग पिछले वीडियो में देखे, दूसरा यह हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन के अभाव में, जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो और उसकी तुलना में यदि कम ऑक्सीजन मिल रहा हो। जैसे हम ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो क्या होता है, नॉर्मल आप वॉक कर रहे हैं, लगातार वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें शरीर को जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, और जब ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का अभाव। जितना मुझे ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना ऑक्सीजन मुझे चाहिए उतना यदि नहीं मिल रहा है तो क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा, ऑक्सीजन के अभाव में, राइट। पहला याद रखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी एक्वेटिक। दूसरा हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी डायरेक्ट वायु से जो हो गया, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन के अभाव में। तो O2 के अभाव में पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशियां, मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियों में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। याद रखेंगे, जब ऑक्सीजन का शरीर में अभाव होगा तो मांसपेशियों, मसल्स में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा ये। और यहां पर क्या है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और इसे बोलेंगे वायवीय श्वसन। और जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और उस कंडीशन में जो श्वसन की क्रिया होगी उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, जो किसमें होगा, किण्वन में, फर्मेंटेशन में। अब यहां पे देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय होने से दर्द होने लगता है। यानी पेशीय कोशिका में ज्यादा काम कर लिए, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, ज्यादा रनिंग कर लिए, ज्यादा खेतों में काम कर लिए, तो श्वसन क्रिया जब ज्यादा, हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए उस लेवल से कम जैसे ही होगा तो शरीर में बनेगा क्या, पेशियों में बनेगा लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जब अधिक हो जाएगा तो यह संचय हो जाएगा और क्या करेगा, बदन दर्द होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया, बहुत चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ होती है। जैसे पैर हाथ का दबाना, मसाज करना, या फिर ज्यादा दर्द होता है तो मालिश करने पर राहत मिलता है, यानी वह उसकी क्षतिपूर्ति को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो ये तीनों हमें लगता है
पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें और इसको सिस्टमेटिक आप उतार लें। यहां से ये पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तीसरा हो गया ऑक्सीजन के अभाव में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्या है, वायवीय श्वसन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन अर्थात वायु की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे पायरुवेट जो बनेगा उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखेंगे कि इसका पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, यहाँ पायरुवेट का विखंडन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का श्वसन क्रिया में यहाँ पर विखंडन होगा। इस प्रक्रिया में जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होगा। जब यह प्रक्रिया होगी वायु की उपस्थिति में तो वहां पर जल और रासायनिक ऊर्जा मुक्त होगा, जो एटीपी के रूप में आएगा। एटीपी क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके बारे में पिछले क्लास में पढ़े हैं और देखे हैं। तो यह हो गया एटीपी अणु में संचित हो जाता है और यही एटीपी के विखंडन से ऊर्जा मिलती है, जिससे जैव क्रियाएं संचालित होती है। क्या मिलेगा, इससे ऊर्जा मिलेगा और उससे क्या होगा, जैव क्रिया संचालित होती है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले। वायवीय श्वसन, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पायरुवेट का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी अणु के रूप में संचित होता है, जहां पर एटीपी के विखंडन से ऊर्जा मिलती है और इससे जैव क्रियाएं संचालित होती है। तो यह O2 की उपस्थिति में जो डायरेक्ट वायु से श्वसन क्रिया करते हैं उसका मुख्य गुण हो गया वायवीय श्वसन का। आगे बढ़ते हैं, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अंतर की बात की जाए तो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अंतर लिखें। तो अंतर लिखने के लिए हम 2 या 3 कंटेंट लिखेंगे और इसमें हमारा लघुतरीय प्रश्न में आता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का जो है उसमें भी हम लोग गो थ्रू टोटल का डिस्क्रिप्शन करेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। हियर वी आर गोइंग टू लर्न फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो पहला देखिए यहाँ पर वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में जो अंतर है उसको हम कैसे लिखेंगे और इन सभी कंटेंट को कैसे हम सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, बीच में एक लाइन खींचेंगे और दोनों के अंतर को लिखेंगे। वायवीय श्वसन के सारे कंटेंट को हम लोग जान चुके हैं, तो इसमें क्या क्या लिखना है देखिए। पहला, यह O2 की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, राइट। तो पहला आप लिखेंगे कंटेंट और याद करेंगे, साथ में याद हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट अवायवीय श्वसन, यह O2 की अनुपस्थिति में होगा। यह उपस्थिति में होगा, यह O2 की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा कंटेंट देखिए, इसका प्रथम चरण यानी वायवीय श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है। याद रखेंगे, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर 2 फेज होंगे, पहला चरण और दूसरा चरण, दोनों चरण अलग अलग कंटेंट होगा। तो पहला हो गया कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही होगा। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखिए, इसमें CO2 और H2O का निर्माण होता है। यानी वायवीय श्वसन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, जबकि इसमें पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। यह आपका हो गया तीसरा कंटेंट जो इसमें लिखेंगे। अवायवीय श्वसन में क्या बनेगा, तो पायरुवेट बनेगा, इथेनॉल होगा या फिर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लें। और इसका चौथा हो गया कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय श्वसन में, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिस कारण से यहाँ पर कम ऊर्जा प्राप्त होती है और यहाँ पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, C6H12O6। तो ये चारों आपको ध्यान से पूरा समझ में आ गया होगा। इसे आप राइट डाउन करें और इसके बाद इसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हमें पूरा समझ में आए और हम इसे लिखें। ये चारों कंटेंट क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखें पौधों में श्वसन। पौधा जो श्वसन क्रिया करती है वह कैसे करती है, इसको हम लोग जाने और सीखें। पौधों में श्वसन की क्रिया जो होती है वह भी गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह, यानी पौधा का जो लेयर है, बॉडी पार्ट शरीर का सतह, उसके आधार पर यह विसरण क्रिया के द्वारा करती है। तो लिखेंगे पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण डिफ्यूजन क्रिया से होता है। अब पौधा भी क्या करता है, उसमें कौन सा चरण कैसे प्रक्रिया होती है, इसको जाने।
यह वायुमंडल से यानी कि वातावरण से पत्तियों के रंध्रों द्वारा, ये देखिए पत्तियां हैं और इसका ये रंध्र हो गया, पत्तियों के रंध्रों द्वारा, यह रंध्र के द्वारा वृक्षों के तने की कड़ी त्वचा, ये बार कड़ी त्वचा जो है ना, वृक्षों के तने की कड़ी त्वचा पर स्थित वातंत्रों के द्वारा अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करती है। क्या चीज? तो ऑक्सीजन O2 तथा CO2 का फंक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस कारण दिन में कोशिकाएं जो होती है, जो रंध्र होते हैं, वह CO2 वायुमंडल से ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके कारण वह O2 मुक्त करता है। अब दिन में इतना भारी मात्रा में O2 मुक्त करता है कि रात में वही प्रक्रिया, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब नहीं होती है तो रेस्पिरेशन की क्रिया पौधों में भी बदल जाती है, यानी कि O2 ग्रहण करता है और CO2 का निष्कासन करने लगता है। कब? जब रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, सूर्य की अनुपस्थिति में पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं तो O2 का अब्जॉर्प्शन करते हैं और CO2 का निष्कासन करते हैं। लेकिन दिन में इतनी मात्रा में वो ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं कि रात्रि में पौधा के साथ जीव जंतु सभी के ग्रहण करने के बाद भी ऑक्सीजन भारी मात्रा में बच जाती है। जैसे मान लिया जाए कि 100% कोई ऑक्सीजन का सिक्रेशन कर रहा है और ऑल लिविंग थिंग्स, और इसके साथ इंक्लूडिंग प्लांट, पौधा और लिविंग थिंग्स सभी को मिलाकर के यदि रात्रि में देखा जाए तो 20% O2 का एब्जॉर्प्शन होगा, तो बैलेंस कितना बच गया? 80%। और ये बैलेंस 80% हुआ कि दिन में पुनः वह सेक्रेशन करना शुरू करेगा ऑक्सीजन का, जिस कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधा मिलाकर भी रात्रि में दिन भर के 100% सेक्रेशन में से केवल 20% एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो 80% बैलेंस जैसे हुआ कि अगला दिन पुनः फोटोसिंथेसिस क्रिया शुरू, और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कि पौधे क्या करेंगे? पुनः ऑक्सीजन का सेक्रेशन करना शुरू करेंगे, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और O2 मुक्त करेंगे। तो ये देखिए, ये पत्तियां हो गई और पत्तियां के द्वारा यह हो गया रंध्रीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस प्रक्रिया में O2 मुक्त होता है और CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। कब? तो दिन में। और यही प्रक्रिया जब होगा तो इसका प्रक्रिया रात्रि में चेंज हो जाता है, जिस कारण से यह क्या बन जाएगा? यह हो जाएगा आपका रंध्रीय छिद्रों के द्वारा गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों में अवस्थित रंध्र जो होते हैं, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। तो यहाँ पर देखिए, दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, CO2 को ग्रहण करके O2 को मुक्त करते हैं और गैस का अतः O2 का रंध्र से निष्कासन होता है, जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अतः CO2 गैस रंध्र द्वारा निकलता है, यानी कि रात में पौधे भी CO2 का निष्कासन करते हैं। यही कारण है कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर प्रश्न आता है कि रात्रि में पौधे के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो यह प्रश्न समझ में आ गया कि रात्रि में पौधों के निकट इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रि में पौधे भी O2 ग्रहण कर CO2 का निष्कासन करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि प्रकृति के वायुमंडल का बैलेंस कम नहीं होता। तो यहाँ जानने वाली बात हो गई, हम लोग जाने क्या कि प्रकाश संश्लेषण पौधे में कैसे होता है। उसमें रंध्र होता है, उसके पत्तियों में, उसके डालियों में, तना में वातांत्र होता है, त्वचा होता है, जहां से वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और यह प्रक्रिया अंतरकोशिकीय स्थान से क्या करता है? तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, ग्रहण करता है ना। और इस तरह से दिन में यह क्या करेगा? तो दिन में ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा, लेकिन रात में यह भी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा। क्लियर है? और इसके साथ ही मिट्टी से भी एब्जॉर्प्शन करता है। जड़ें जो होती हैं, हम लोग पढ़े इसके बारे में जाने हैं, एक हो गया पौधा का, यह हो गया मूल जड़ और ये सब हो गया शाखित ब्रांच जड़। तो ये पौधा का जो जड़ हो गया ना, तो मिट्टी में भी जो ऑक्सीजन घुलित होता है यहां से भी O2 का अवशोषण करता है, यानी कि ये हो गया जड़, ये हो गया मूल जड़, यह इसका शाखा हो गया और यह मिट्टी हो गया, और यही यहां से बाहर की तरफ ऊपर निकला, यह तना हो गया और तना से ये चल गया ब्रांच और यहां से इसकी पत्तियों में इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अब इसमें क्या पाया जाता है? तो जड़ में जो पाया जाता है हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसको पढ़ते हैं जाइलम, और बाहर जो तना में होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम, और यह मदद करता है किस चीज में? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझ गए होंगे कि यह
क्या करेगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करेगा तो सूर्य की उपस्थिति में CO2 गैस ग्रहण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को मुक्त करेगा, जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, अतः CO2 गैस का रंध्र द्वारा निष्कासन होगा। यही कारण है कोई बड़ा सा पेड़, पीपल, बरगद या किसी पेड़ के नीचे यदि आप जाते हैं तो आपको शाम के समय में, रात्रि के समय में गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी CO2 का वह निष्कासन करता है, जिस कारण से पेड़ पौधा के नीचे गर्मी महसूस होता है, और यही CO2 निष्कासन करने के कारण रात्रि में हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही देखें। नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर हम लोग देखेंगे अगला चरण, अगला जो स्टेप है, पॉइंट है, उसके बारे में जानेंगे। अध्याय से आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि वीडियो पर नया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, इतना अधिकार और हक बनता है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।